हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो हमने जो विश्व इतिहास का क्वेश्चंस की सीरीज़ देख रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट आ गया है और नेक्स्ट पार्ट में भी हम 30+ क्वेश्चंस को देखेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, उसे जाके आप ज़रूर देखें पहले, क्योंकि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और हमारा आधुनिक भारत, विश्व इतिहास, इन सब के मैंने क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। इन्हें जाके आप ज़रूर देख लें और मैंने उसे एक्सप्लेन करने की भी पूरी कोशिश की है। तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं और स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी, किसने प्रस्तुत की। तो अगर वितरक न्याय की बात करें तो सबसे पहले जो इसकी संकल्पना थी अरस्तु द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अरस्तु एक तरह से अगर इनकी हम बात करें तो ये इन्होंने अनुपातिक न्याय की बात की थी। इन्होंने एक सैद्धांतिक वितरण का सिद्धांत दिया और इसमें ये कहते थे कि नागरिकों के मध्य जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, जो कार्य हैं, इनका समान रूप से वितरण होना चाहिए। तो ये वितरक न्याय का सिद्धांत था अरस्तु का। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेनेसां, जिसको पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं, यूरोप में किस अवधि में शुरू हुआ। तो अगर इसकी हम बात करें तो रेनेसां या फिर पुनर्जागरण जो है ये 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच हुआ यूरोप में। इसमें पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में, जैसे कला, साहित्य, शिक्षा, मनोभाव, इन सभी के क्षेत्रों में पुनरुद्धार होना ही पुनर्जागरण है। तो इसका सबसे पहले अगर बात की जाए तो यूरोप में भी इटली में, और इससे पुनर्जागरण काल 14वीं से 17वीं शताब्दी में माना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वास्तिल का पतन का संबंध किससे है। तो वास्तिल का जो दुर्ग था, इसका पतन का संबंध 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से है। फ्रांसीसी क्रांति इसी दुर्ग के पतन के बाद प्रारंभ हुई थी और फ्रांस में अगर बात करें तो 14 जुलाई का वो दिन है 1789, जिसमें कि दोपहर के टाइम पे पेरिस, फ्रांस में एक वास्तिल का किला था जिसके ऊपर आक्रमण किया गया और उसका पतन कर दिया गया था। जो ये वास्तिल का दुर्ग था, इसे जो राजतंत्र था उसकी कुप्रथा का प्रतीक माना जाता था और इसका पतन होने के बाद 1789 से फ्रांसीसी क्रांति शुरू हो गई थी और लुई 16वें को फांसी की सजा इस क्रांति में दी गई थी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो जो थी ये पहली महिला प्रधानमंत्री थी और ये जुल्फ़िकार भुट्टो जो थे, जो पहले के प्रधानमंत्री रह चुके थे पाकिस्तान के, उनकी ये बेटी थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अगर मार्क्सवाद की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य राज्य विहीन समाज है। इसकी अगर बात करें तो इसका उद्देश्य जो है पूंजीवादी समाज और उसके जो दमनकारी तंत्र हैं उनका विनाश करना और राज्य विहीन समाज की स्थापना करना है जहां सभी समान हो। तो जो मार्क्सवाद है वो समानता की बात करता है और कहता है कि कोई भी ऐसा दमनकारी तंत्र नहीं होना चाहिए, जो ऐसे दमनकारी तंत्र हैं उनका विनाश होना चाहिए और हर जगह राज्य विहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए। तो ये मार्क्सवाद का उद्देश्य था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रंग भेद के बाद दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो दक्षिण अफ्रीका रंग भेद से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और ये वो देश था जहाँ पे कई सालों तक नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में इसके विरुद्ध जो आंदोलन चलाए गए और बाद में रंग भेद जो सिद्धांत था वो खत्म हो गया और जो उसके बाद जो पहले राष्ट्रपति बने वो कौन थे, नेल्सन मंडेला। ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिनेगॉग डैश का पूजा स्थल है। तो सिनेगॉग एक किसका पूजा स्थल है। तो इसकी बात करें अगर तो सिनेगॉग एक यहूदी धर्म का पूजा स्थल है। यहूदी धर्म के लोग यहाँ पे पूजा पाठ, अपनी जो भी आस्था होती है उसको व्यक्त करते हैं। तो सिनेगॉग एक तरह का यहूदी धर्म के लिए पूजा स्थल है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ा। तो अगर इसकी बात करें तो वॉल स्ट्रीट की बात करें तो यहाँ पे जब शेयरों का मूल्य गिरा था तब महामंदी आई और इसकी अगर बात करें तो इसे काला मंगलवार के नाम से भी जाना जाता है। ये घटना कब की है, 1929 की घटना है। ये 1929 की घटना है
और इसमें 10 वर्षों के लिए महामंदी आई थी। और इस टाइम की अगर बात करें तो यूएसए के शेयर बाजार में इतिहास का सबसे बड़ा विनाशकारी पतन इसी काल में हुआ था। तो इसे आप ध्यान रखें, यूएसए जो अमेरिका है उसके भी शेयर बाजार में सबसे विनाशकारी पतन इसी समय हुआ था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान जिसका कोई संस्थापक या कोई एक पवित्र धर्म ग्रंथ नहीं है किस नाम से प्रचलित है? तो अगर इसकी हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिन्यवाद। शिन्यवाद एक ऐसी परंपरा है जापान की जिसका कोई अपना क्या कहा जा सकता है, कोई संस्थापक नहीं है, कोई धर्म ग्रंथ नहीं है जिसका, लेकिन इसको मानने वाले जो हैं सबसे ज़्यादा हैं। तो जापान का जो सबसे बड़ा धर्म है वो शिंटो धर्म है। ध्यान रखें, कौन सा धर्म? जो शिन्यवाद से जुड़ा हुआ है, शिंटो धर्म। इसको लगभग जापान की 80% जो जनसंख्या है वो इस धर्म का पालन करती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सन यात सेन किसके नेता थे? तो सन यात सेन की अगर बात करें तो KMT पार्टी, कुओमिंतांग ऑफ चाइना, कुओमिंतांग ऑफ चाइना KMT पार्टी के नेता ये थे। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर हम बात करें, क्वेश्चन है किसने कांग्रेस ऑफ वियना 1815 का नेतृत्व किया? तो नेतृत्व की बात करेंगे यहाँ पे, अध्यक्षता किसने की? तो जो ये कांग्रेस ऑफ वियना 1815 हुआ था, ये जब नेपोलियन की हार हुई थी उसके बाद से ये सम्मेलन बुलाया गया और इसकी अध्यक्षता मेटरनिख ने की थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेटरनिख। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुनर्जागरण शब्द का क्या अर्थ है? तो पुनर्जागरण का शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? तर्क, प्रबोधन एवं खोजकाल। ये वो समय है जब तर्क में, बुद्धि में, साहित्य में, कला में, इन सब में इन सबका पुनरुद्धार होता है। तो उसे पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है, जो सबसे पहले कहाँ माना जाता है कि यूरोप में हुआ था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वितरण न्याय का सिद्धांत दिया था? तो ये हम क्वेश्चन देख चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु ने दिया। अरस्तु ने वितरण न्याय का सिद्धांत दिया था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस पर थोड़ा ध्यान से हम देखेंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें क्लियर होने वाले हैं। तो अगर ये दिया है कि स्मारक कुछ हैं और किस देश में पढ़ते हैं ये आपको बताना है। देखिए थोड़ी सी नंबरिंग गलत हो गई है तो इसे आप सही करेक्ट कर लेना। 3rd नंबर है, 3rd नंबर पे फर्स्ट लिख दिया है। तो देखते हैं। पहला है गीजा का विशाल पिरामिड, कहाँ पड़ता है ये? तो गीजा का विशाल पिरामिड जो है इसको याद रख लें, ये मिस्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मिस्र में। तो पहला का क्या हो जाएगा? मिस्र हो जाएगा। दूसरा है चीन की विशाल दीवार, नाम से ही पता चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 2nd नंबर चीन। बात करते हैं तीसरा क्या है? कोलोजियम। कोलोजियम जो है ये कहाँ पड़ता है? तो कोलोजियम पड़ता है इटली, रोम में। अब लास्ट जो है चिचेन इट्जा, ये कहाँ पड़ता है? तो ये स्मारक पड़ता है मैक्सिको में। तो ये कौन सा है? 3rd है। और मैक्सिको वाला कौन सा है? 4th का। तो मैच कर लेते हैं कौन सा आएगा सही आंसर। सही आंसर जो आएगा फर्स्ट का क्या हो जाएगा? फर्स्ट का C और 2nd का D। तो फर्स्ट का C, 2nd का D, 3rd का B एंड 4th का A। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर दूसरा। तो इसे आप याद रख लें। अगले क्वेश्चन को हम चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डेट्रॉयट निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्रॉयट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसकी अगर बात करें तो डेट्रॉयट जो है ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। तो डेट्रॉयट की अगर थोड़ी सी हम बात करें तो डेट्रॉयट को ऐतिहासिक रूप से अमेरिकी मोटर वाहन उद्योग के दिल के रूप में जाना जाता है। तो इससे भी आप याद रखिएगा कि मोटर वाहन के दिल के रूप में अमेरिका में डेट्रॉयट को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन विचारक राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना से संबंधित है? तो राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना किसने दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूसो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है? तो ये किसका कथन है? तो ये अरस्तु का कथन है। ये अरस्तु ने कहा था कि एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाएगा और एक बुरा नागरिक बुरे राज्य की स्थापना करता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। 1873 के 3 सम्राटों के संघ को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो 1873 का एक संघ बनाया गया, 3 सम्राटों का संघ, जिसे ड्राई कैसर बंद संधि के नाम से जाना जाता है। ये क्या था? अगर इसकी बात करें
तो 1873 से 1887 तक जर्मनी साम्राज्य, रूसी साम्राज्य और ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य, इनके मध्य एक गठबंधन हुआ। कौन कौन थे? जर्मनी साम्राज्य, रूसी साम्राज्य और ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य, इनका जो गठबंधन हुआ इसे ही क्या कहते हैं? तीन सम्राटों का संघ या डाई कैसरबंद संधि के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किस रूप से जुड़ी हुई है? किससे जुड़ी हुई है? तो इसकी अगर हम बात करें, ताओवाद एक चीनी प्रथा है। कहाँ की है? चीन की प्रथा है। इसकी अगर थोड़ी सी हम और बात करें तो ये लगभग 2000 वर्ष पूर्व से चीन में बहुत ही ज़्यादा विकसित हुई है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लॉक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो लॉक की अगर हम बात करें तो लॉक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक संपर्क सिद्धांत, जिसे सामाजिक अनुबंध के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत को जॉन लॉक ने दिया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीक ने राजनीति को किसकी मान्यता के अनुसार देखा? तो ग्रीक की सबसे अगर बात करें तो अरस्तु की हम बात सबसे पहले आएगी। तो ग्रीक के लोग जो थे ये नैतिक दृष्टि से राजनीति को देखते थे। अगर हम अरस्तु के अनुसार बात करें तो राजनीति का उद्देश्य क्या है? तो राजनीति का उद्देश्य अच्छे जीवन और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना सुनिश्चित करना ही राजनीति है। ये किसके शब्दों में है? ये है अरस्तु के शब्दों में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वैदिक आर्यों की ही भांति अज्ञेय अग्नि की प्रथा का पालन किनके द्वारा की गई थी? तो किनके द्वारा अग्नि की पूजा की जाती थी? तो रोमवासी भी करते थे, यूनानी लोग भी करते थे, ईरानी भी करते थे। और तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ये सभी लोग क्या करते थे? अग्नि की पूजा करते थे, एक पवित्र मानते थे अग्नि को, और अग्नि की पूजा सब जगह पे की जाती थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रेनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? तो लास्ट सपर एक दीवार पे बनाई हुई पेंटिंग है। अगर इसकी हम बात करें तो बनाई ये लियोनार्डो दा विंची द्वारा गई थी। और इस चित्र में क्या दिखाया गया है कि जो ईसा मसीह हैं वो अंतिम बार अपने शिष्यों के साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं। ऐसा लियोनार्डो दा विंची ने दिखाया है लास्ट सपर नामक अपनी पेंटिंग में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हिरोशिमा पर हमला परमाणु बम कब गिराया गया? तो अगर इसकी हम बात करें तो हिरोशिमा जो था वो जापान का एक शहर था जहाँ पे अमेरिका द्वारा बम गिराया गया, जो कि एक तरह से द्वितीय विश्व युद्ध का अंत था। जो विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ और 1945 में ख़त्म हुआ। 1945 में ये युद्ध तभी ख़त्म हुआ जब यूएसए ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक दो शहरों पे परमाणु बम गिराया था। तो सबसे पहले जो परमाणु बम गिराया गया वो हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, और दूसरा जो था 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। तो इसे आप ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एडोल्फ हिटलर को सभी जानते हैं। तो ये कहाँ के थे? तो ये जर्मनी के थे। ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मन थे। ये एक जर्मन के तानाशाह के रूप में जाने जाते हैं। हिटलर ने 1939 में पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की भी शुरुआत की थी। तो अगर ये बात याद रखें कि पोलैंड पे इन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया और द्वितीय विश्व युद्ध जो यूरोप में हुआ, एक तरह से जो एडोल्फ हिटलर है इनको ही माना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1488 में किसने कैप ऑफ गुड होप की खोज की? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसे आप याद रखें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैप ऑफ गुड होप। इसकी बात किसने की थी? बार्थोलोम्यू डायस अफ्रीका में कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चीन की संसद क्या कहलाती है? तो चीन की संसद की अगर हम बात करें तो इसे किस नाम से जानते हैं? नेशनल पीपल्स कांग्रेस, राष्ट्रीय जन कांग्रेस एनसीपी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है चीन की संसद को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के संस्थापक सदस्य कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिखाइल वैक्यूनिन। मिखाइल वैक्यूनिन जो थे
ये रूस के जो पॉपुलिस्ट आंदोलन हुआ उसके सह संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। थोड़ी सी इनकी हम और बात करें तो इन्होंने इनको आधुनिक आतंकवाद के जनकों में से एक भी कहा जाता है। तो आधुनिक आतंकवाद के जनकों में अगर किसी का नाम पूछा जाए तो इनका नाम भी आ सकता है, जिसे आप याद रखें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वाटरलू युद्ध में नेपोलियन को किस वर्ष में हराया गया या पराजय मिली? तो वाटरलू का युद्ध 7 सदस्य देश आपस में मिल करके नेपोलियन के विरुद्ध लड़ रहे थे और 1815 में नेपोलियन की हार हो गई थी। 18 जून का वो दिन था, 18 जून 1815। इस दिन पे वाटरलू का युद्ध में नेपोलियन जो थे उनकी हार हो गई। इस युद्ध में अगर बात करें तो वेलिंगटन के ड्यूक के नेतृत्व में 7 राष्ट्रों की संयुक्त सेना एक होकर नेपोलियन के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को हराया था। अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुआ। ये फ्रांसीसी क्रांति में ही जब हम देखते हैं तो क्या किया गया, वयस्क मताधिकार, लोगों को मौलिक अधिकार, इन सब की बातें की गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी क्रांति। अब चूंकि ये हमारा विश्व इतिहास का लास्ट वीडियो है तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके लिए क्वेश्चन है, ब्रिटेन द्वारा अपने उपनिवेशों में वर्ष 1932 में अपनाई गई साम्राज्यिक अधिमान्यताओं की नीति को क्या कहा जाता है? तो इसे आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। तो ये किसकी भाषा है, ये किसने कहा था? तो ये बात आप ज़रूर बताने की कोशिश ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राजरूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा? तो ये भी क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो इन्हें आप जरूर बताने का प्रयास करें। किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? तो ये भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो ये उम्मीद करती हूँ इन क्वेश्चंस के आंसर आप ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। और मैं ऐसी ही वीडियो जब अगला जो भी सब्जेक्ट देखते हैं, कौन सा, या तो पॉलिटी का या फिर ज्योग्राफी का कोई भी स्टार्ट करेंगे। और आपको पता ही होगा इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत सारी वीडियोज आएंगी, तो उसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको मिलती रहेंगी टाइम पे। थैंक यू सो मच।